आपको काफ़ी के वक्त हो गया एक कहानी सुनाई थी एक कॉल सेंटर की, जिसमें एक लड़की काम कर रही थी और बाद में पता चला कि वो लड़की तो कब का मर चुकी है, लेकिन फिर भी कॉल सेंटर में बाकायदा वो नौकरी करने के लिए आती थी। इसी क्राइम तक की कहानी के लिस्ट में लिंक भी मिल जाएगी जिन लोगों ने नहीं सुनी है। आज की कहानी उस कॉल सेंटर की कहानी का एक तरह से एक्सटेंशन है। भूत प्रेत को लेके तमाम बातें, तमाम कहानियां बहुत सारी आपने सुनी भी। आज की कहानी कोरोना काल की कहानी है। 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दिया तो पूरी दुनिया लॉकडाउन में पड़ गई। सारे कारोबार ठप हो गए, लोगों की नौकरियां गई। पहली बार देखने को मिला कि दफ्तर घर से भी चल सकता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। इंसानों के बीच में दूरियां बनाई गई, मास्क पहनने की आदत डाली गई, एक दूसरे के करीब जाने में डर लगने लगा। यहाँ तक कि अगर शुरुआत में तो किसी मोहल्ले में पता चल जाए कि कोई एक कोरोना पेशेंट है तो उस गली तक से लोग अपना मुंह मोड़ लेते थे। जिनकी मौत हो गई उनको कांधा देने वाला कोई नहीं था, शमशान कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई और इसी कोरोना ने बहुत सारी कहानियों को भी जन्म दिया। और आज की कहानी उसी कोरोना काल की एक अजीब व गरीब कहानी है। कहानी राजस्थान के भरतपुर की है। इस कहानी में मैं ओरिजिनल कैरेक्टर जो है उसका नाम बदल दूंगा, कुछ वजह है उसकी। तो भरतपुर में एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे, या अलग अलग जो इंजीनियर और बाकी सब जो थे। उसी में एक ये बदला हुआ नाम विनोद। शिकारपुरी खड़े हैं तो कोई नाम देना है तो विनोद का ही दे दो। तो एक एम्प्लॉय था जिसका नाम विनोद था, उसी फैक्ट्री में काम किया करता था। उसकी एक बीवी, 2 बच्चे। भरतपुर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में उसका घर। ठीक ठाक परिवार चल रहा था, जिंदगी सही कट रही थी। जितने पैसे मिलते थे उसमें पूरे परिवार का ठीक ठाक से गुजारा भी हो रहा था। लेकिन तब तक जब तक कि कोरोना ने दस्तक नहीं दी। जब कोरोना आया और उसके बाद शायद 25 फरवरी या मार्च की वो तारीख थी जब पहली बार इस देश में लॉकडाउन लगा। तो उस लॉकडाउन के बाद कोरोना ने इतनी दहशत मचा रखी थी कि लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा। दुकानें बंद हो गई, शोरूम, मॉल, फैक्ट्री, सब जगह ताले लग गए, क्योंकि जान ज़्यादा ज़रूरी थी। अब ऐसे में वो लोग क्या करें जिनकी ज़िंदगी का पूरा जो सोर्स था कमाई का वो नौकरी ही था, नौकरी पेशा थे, उसी से घर चलता था। तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने इंसानियत दिखाई। भरतपुर के इस फैक्ट्री के ओनर ने भी इंसानियत दिखाई और उन्होंने कहा कि चलो जब तक फैक्ट्री बंद है या आफत टल जाए तब तक हम तमाम लोगों को तनख्वाह देंगे। उन्हें भी उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं था कि ये लॉकडाउन कितना लंबा खींचेगा। उन्हें लगा 2-4 महीने की बात है, इतना तो हम लोग झेल लेंगे, थोड़े बहुत कम करके पैसा दे देंगे। तो फैक्ट्री बंद हो गई। मजदूरों से कहा गया कि सरकार का आदेश है, लॉकडाउन है, आप लोग अपने अपने घर रहो, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर एक मुलाजिम को उसका जो भी पैसा है वो दे सकें। उन्होंने 2-4 महीने वादे के हिसाब से दिए भी, लेकिन इधर कोरोना बढ़ता जा रहा है। उम्मीद कुछ है नहीं लॉकडाउन खुलने की। अब मालिक भी इतने पैसे कहाँ से दे। तो 3-4 महीने के बाद वो पैसे देने का सिलसिला भी बंद हो गया। लोग घरों में कैद थे, कहीं काम नहीं कर सकते थे। जिनके पास और कोई जरिया नहीं था आमदनी का, वो क्या करते, कहाँ जाते। कुछ दिनों तक उधार से चला, किसी से मांग कर, कुछ रिश्तेदारों ने मदद कर दी, किसी और ने। ये लाखों परिवार का किस्सा है। तो उन्हीं लाखों परिवार में से ये विनोद का परिवार भी उसी चीज़ों से जूझ रहा था। जैसे तैसे करके कोरोना काल काट लिया विनोद के परिवार ने। कोरोना ने धीरे धीरे अपना कहर कम किया। इसके बाद सरकार के आदेश पर अब जिंदगी ढर्रे पर आई। कल कारखाने, दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल सब खुलने शुरू हो गए। तो इसी में भरतपुर की ये फैक्ट्री भी खुल गई। जब फैक्ट्री खुली तो सभी मुलाजिम काम पर लौटे, राहत की सांस ली। विनोद भी काम पर लौटा। अच्छा, इस फैक्ट्री में विनोद की एक बड़ी अलग पहचान थी। वो बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, अपने तमाम कुलीग जो भी साथी वहाँ काम करते थे उन सबसे बहुत प्यार से बात करता। उन लोगों का दिल भी बहलाता अपनी हंसी वाली बातों से। तो उसका जो रेपो था वो बहुत अच्छा था कि एक बहुत अच्छा इंसान है, और वो दिल का इंसान भी अच्छा था। तो लोग उसकी कदर भी करते, इज्जत भी करते, उसे मिस भी करते। तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो सब लोग आए, विनोद से मिले, सब बड़े खुश
फिर से ज़िंदगी वैसे ही पटरी पर लौट आई जैसे 2020 कोरोना से पहले थी। लेकिन इस बार लोगों ने महसूस किया कि विनोद के बर्ताव में कुछ तब्दीली आ गई है। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद इस कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीज़ें झेली हैं लोगों ने, विनोद के ऊपर भी बहुत सारे ऐसी मुश्किलें आई होंगी, फैक्ट्री बंद, तनख्वाह मिलती नहीं थी, पता नहीं परिवार कैसे चल रहा होगा, कैसे पल रहा होगा। तो ये सोचकर उन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों को इग्नोर किया। लेकिन उसके आसपास के लोगों को लगा कि अब विनोद उतना हंसमुख नहीं रहा। अब विनोद काम भी कर रहा और यहां तक कि अब वो ओवर टाइम भी करने लगा। उसने अपने मैनेजर से कहा कि जो भी काम है, अच्छा फैक्ट्री में अब काम शुरू हुआ था तो काम बहुत था, तो बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं या काम जो कर्मचारी हैं वो होते हैं जो ओवर टाइम नहीं करते क्योंकि थक जाते हैं। लेकिन उस फैक्ट्री में इकलौता विनोद था जिसने कहा कि मुझे ओवर टाइम भी करना है। अब वो ओवर टाइम भी करने लगा। हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीता। एक दिन मैनेजर ने कहा कि तुम पूरे दिन की शिफ्ट करते हो, फिर रात को ओवर टाइम करते हो, तुम थकते नहीं हो, तुम्हें नींद नहीं आती। तो उसने कहा कि साहब हमें अब कहाँ नींद आती है। तो उसे लगा पता नहीं ये परेशान शख्स है, घर और परवरिश बच्चों की इन चीज़ों में इसके बोझ तले दबा होगा, इसी तरह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैनेजर को भी लगा चलो ये काम अपनी खुशी से कर रहा है, ठीक है, करता रहा। बट एक रोज एक अजीब वाकया हुआ। जो फैक्ट्री का गार्ड था, चूंकि नाइट में दिन के मुकाबले कम लोग काम गया करते थे, तो जो कुर्सी या जिस जगह पर ये बैठकर काम किया करता था विनोद, वो गार्ड रात को किसी काम से अंदर गया। जब अंदर गया तो उसने देखा कि कुर्सी पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा कोई शख्स लेटा हुआ और अजीब सा लग रहा। रात में वो देखकर उसको वो घबरा गया क्योंकि विनोद की कदकाठी के मुकाबले वो 2-3 गुना ज़्यादा। उसे लगा इतना बड़ा इंसान तो मैंने देखा नहीं है लंबा चौड़ा। वो बदहवास वापस भागा चीखता हुआ। लोगों ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा मैं गया अंदर तो देखा कि विनोद सो रहा है, लेकिन विनोद बदला हुआ था। तो मैनेजर भी था जो नाइट ड्यूटी पे, वो आया। उसने कहा चलो। जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि विनोद ही वहाँ लेटा हुआ है। मैनेजर ने गार्ड को डांटा कि तुम इस तरह से अफवाहें फैला रहे हो, झूठी बातें कर रहे हो। अब गार्ड को लगा कि मैंने तो सच में वही देखा था, लेकिन अब सीन बदल चुका है। उसने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता। पूरे 1 महीने गुजर गए वापसी पर नौकरी करते हुए विनोद को। ठीक 1 महीने के बाद अब सैलरी मिलनी थी और विनोद का ओवर टाइम भी था। लेकिन 7 तारीख को ये सैलरी मिलनी थी, 7th उस मंथ के पहले वीक में। 7 तक विनोद ने काम किया, 6 की नाइट तक, और 7 को विनोद चला गया। अब अगले दिन आया नहीं। तो ये लगा कि वहाँ के मैनेजर और बाकी लोगों को कि उसने लगातार दिन रात काम किया, ओवर टाइम काम किया है, तो शायद थका हुआ नहीं आया। लेकिन उन्हें बड़ी अजीब बात ये लगी कि वो अपनी तनख्वाह लिए हुए बिना ही चला गया, सैलरी ली नहीं और वो चला गया। तो उन्हें लगा कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा गांव से। अगले दिन भी नहीं आया। 8, 9, 10 बीतता गया, विनोद की कोई खबर नहीं। अब उसे ज्वाइन भी करना है क्योंकि उसके हिस्से का काम उसे करना है। तो मैनेजर से बात ओनर तक पहुंची कि वो बिना बताए हुए गायब है, और ऊपर से ये है कि उसने अपनी सैलरी भी नहीं ली। अब उन लोगों को लगा कि कहीं विनोद के साथ कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ऐसा कभी इससे पहले हुआ नहीं कि उसने अपनी तनख्वाह नहीं ली और यूं ही बिना बताए हुए भी कभी वो गायब नहीं हुआ, छुट्टी लेकर गया। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ। इधर उधर विनोद के जो तमाम जानकार थे उनसे पहले पूछताछ की गई। फिर लास्ट में ये था कि विनोद के घर का पता था। तो मालिक ने ये कहा अपने मैनेजर से कि तुम विनोद के 1 महीने की जो पूरी सैलरी है जो उसने ओवर टाइम के साथ कमाया है, उसके करीब 50,000 रुपये अराउंड बनते थे। उन्होंने कहा ये 50,000 ले जाकर विनोद को दे दो और पूछो कि वो कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। उसने बिना बताए हुए, नाराज भी हुआ कि बिना बताए हुए गायब है। तो मैनेजर ने कहा ठीक है। अगले दिन मैनेजर अपने एक और साथी को लेकर विनोद के गांव पहुंचता है। वहाँ पूछते पूछते वो विनोद के घर तक पहुंचता है। जब घर पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ एक महिला है, 2 बच्चे। तो जाकर पूछता है कि विनोद कहाँ है। तो पत्नी उसकी तरफ देखती है। वो दोबारा पूछता है तो पत्नी कहती है जी वो तो अब है नहीं, वो तो रहे नहीं। तो कहता नहीं वो, लेकिन कहाँ गए, घर पे नहीं है, कहीं और गए।
अगली लाइन जो पत्नी ने कही उसे सुनकर मैनेजर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस महिला ने कहा कि जी मेरे पति विनोद को मरे हुए 3 महीने हो गए। कोरोना जब खत्म होने वाला था, अब लगा सब कुछ ठीक होगा, तभी विनोद को कोरोना हो गया और उस कोरोना के बाद उसे अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और कोरोना की वजह से विनोद ने दम तोड़ दिया और इसी गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। तब कोरोना की मौत को लेकर इतना छुआछूत नहीं था, लोग भी थे, गांव वाले भी आए थे, क्योंकि कोरोना बहुत कम हो गया था, लेकिन उस कम कोरोना में भी बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। मैनेजर ने कहा कि आप क्या बात कर रही हैं भाभी जी, अभी हफ्ता भर पहले तक तो विनोद हमारे यहाँ काम कर रहा था, बाकायदा उसने ओवर टाइम किया है। पत्नी ने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, विनोद के जैसा कोई दिखने वाले ने काम किया होगा। उसने कहा, बोला कि मैं कई साल से उसी फैक्ट्री में मैनेजर हूँ और मेरी विनोद से बहुत अच्छी बोलचाल है, हंसी मजाक भी है, मैं धोखा नहीं खा सकता। मैं उसकी आवाज़ भी पहचानता हूँ, उसके अंदाज भी पहचानता हूँ, उसका चेहरा भी जानता हूँ, तो मैं कैसे धोखा खा सकता हूँ। और मैंने इस 1 महीने के अंदर उससे कई बार बात भी की। मैंने ये भी बात की कि ओवर टाइम है, तुम इतना ओवर टाइम क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि मैंने ये भी पूछा था कि तुम्हें नींद नहीं आती, उसने कहा अब मुझे नींद नहीं आती। और आप कह रही हैं कि उसकी डेथ हो गई है। तो बोले आप मान नहीं रहे तो मैं क्या करूं, बाकी लोगों से पूछिए। अब उसने बच्चों से सबसे पूछना शुरू किया, क्योंकि मैनेजर मानने को तैयार नहीं था और जो उसके साथ था वो भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हफ्ता भर पहले तक तो वो उसके साथ था और 1 महीने लगातार नौकरी की। कुछ और लोग आए, उन्होंने मैनेजर को बताया, साहब 3 महीने पहले की बात है जब विनोद की डेथ हो चुकी थी कोरोना की वजह से। जब हर एक को उसने खंगाल लिया तब मैनेजर को लगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो कैसे गलत हो सकता है। खैर और कोई रास्ता था नहीं। बदहवास मैनेजर कहता है मुझे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं तो मान लेता हूँ। फिर उसने जेब में हाथ डाला, एक लिफाफा निकाला और बीवी की तरफ दिया। बीवी ने कहा ये क्या है। उसने कहा आप कह रही कि 3 महीने पहले मर चुका है, लेकिन हमारी कंपनी या फैक्ट्री के रिकॉर्ड में उसने पूरे 1 महीने तक नौकरी की है। न सिर्फ नौकरी की बल्कि ओवर टाइम किया है और उसका अटेंडेंस भी है। तो उसका जो मेहनताना है, उसकी जो सैलरी है, वो ओवर टाइम जोड़कर 50,000 रुपीज़ बनता है, 50,000। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे सामने उसने काम किया है, तो इस सैलरी पर आप ही का हक है। ये विनोद ने नौकरी की, विनोद ने ओवर टाइम किया, तो ये विनोद के पैसे हैं। हमारे मालिक ने कहा ये आपको देकर आने के लिए। तो अब मैं बाकी की बात मालिक को बताऊंगा, लेकिन मैं चूंकि हम सब गवाह हैं, हमने ही देखा है, तो अब ये जब विनोद नहीं भी है तो हमारे सामने तो विनोद ने काम किया, हम किसी और को पैसे कैसे दे सकते हैं, इसलिए ये पैसे आपके, आप रख लीजिए। जैसी ये बात सुनी, बीवी ने लिफाफा खोला, पैसे देखे, बीवी अब पहली बार रो पड़ी। अब तक मैनेजर ने जब पूछा विनोद कहाँ है, क्या हुआ, उसने बताया सारी कहानी कि 3 महीने पहले डेथ हो गई, लेकिन बीवी की आंखों में तब तक आंसू नहीं थे। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला और देखा कि 50,000 रुपये हैं जो बताया, बीवी रो पड़ी। मैनेजर ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। उसने कहा मैं समझ गई इस पैसे के पीछे की कहानी क्या है। उसने कहा जब मेरे पति विनोद की डेथ हुई, उसके बाद सारे रिश्तेदार एक कर चले गए। अब हम लोगों ने सोचना शुरू किया, 2 बच्चे थे, मुझे कोई काम आता नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का चूल्हा कैसे जलेगा, कोई मदद करने को आएगा भी नहीं, और बाकी लोग ऐसे थे कि उन्होंने मदद भी नहीं की। तो मैं बड़ी परेशान थी और दोनों बच्चों को लेकर कि वो ऐसे इस उम्र में चले गए कि अब घर का क्या होगा। तो मैं एक दिन अपने बच्चों से रोते हुए ये बात कह रही थी कि अगर कोई हमारी मदद कर देता और हमें 40-50,000 रुपये दे देता तो हम इसी घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेते और उस दुकान से हमारा घर चल जाता। बीवी ने कहा कि शायद विनोद ने ये बात सुन ली, और विनोद का मतलब उसकी आत्मा ने, और उसने कहा कि देखिए ठीक 40-50 बोला था मैंने और अब आपने 50,000 ला कर दिया। मैनेजर ने कहा कि अगर वो ओवर टाइम न करता तो शायद 35 से 40 के बीच में उसकी सैलरी बनती, पर ओवर टाइम करने की वजह से अराउंड 50,000 मिला। अब मैनेजर को ये बात समझ आई
वापस गया, उसने मालिक को सारी कहानी बताई। फैक्ट्री में कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि विनोद पिछले 30 दिन से यहाँ काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसकी पत्नी की कहानी सुनी तब लोगों को यकीन हुआ और हर एक ने माना कि वो विनोद की आत्मा थी जो पिछले 30 दिनों से यहाँ काम कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो उतने पैसे कमा सके जो अपनी बीवी को दे सके और बीवी उससे एक दुकान खोल सके जिससे वो और उसके बच्चे पल सकें। तो एक पति जो मर गया फिर भी अपने परिवार के लिए इतना सोचा, किया और फिर जो ख्वाहिश थी बीवी को उसको पूरा किया। आगरा से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम तुर्किया है, जो कि राजस्थान की सीमा से एकदम सटा हुआ है। उस गांव में एक घर है और उस घर के अंदर कोई भी व्यक्ति ना दिन में जाता है और ना ही रात में जाता है। जो भी जाने की कोशिश करता है उसको कहा जाता है कि घर के आसपास भी इर्द गिर्द ही मत जाना। दरअसल वो घर नहीं बल्कि एक भूतिया घर है, उसके अंदर आत्माएं रहती हैं। इस तरह की बातें जब सुनने के बाद हालांकि गांव में एक तरह का कौतूहल रहता है। जब कोई रिश्तेदार, कोई बालक आते हैं तो उस घर को बच्चे खुद दिखाने के लिए चलते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक भूतिया घर दिखा के लेके आता हूं। दरअसल यहां पर एक बार में एक कत्ल होता है और एक बार में हो जाते हैं 6 कत्ल। 2 अलग अलग बार में ये 7 कत्ल हो जाते हैं और गांव वालों का यह मानना है कि इस घर के अंदर 7 आत्माएं वास करती हैं। हालांकि गांव के लोग ये भी जानते हैं कि ये कत्ल किसने किए हैं, लेकिन अदालत इस बात को नहीं मानती है क्योंकि अदालत सबूतों के आधार पर चलती है, दलीलों के आधार पर नहीं चलती। 10 फरवरी 2025 को एक कातिल जिसे निचली अदालत ने, जिसे हाई कोर्ट ने माना कि ये कातिल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कातिल नहीं है क्योंकि इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए 10 फरवरी 2025 को इसको रिहा कर दिया जाए। आज कहानी उसी भूतिया घर की है कि आखिरकार वो घर भूतिया क्यों बन गया, वहां पर 7 कत्ल क्यों हो जाते हैं। और आगरा का ही एक थाना लगता है अछनेरा और अछनेरा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है तुर्किया। दरअसल 9 मई 2012 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास नजदीकी पुलिस स्टेशन में यह सूचना दी जाती है कि एक घर के अंदर कत्ल हो जाते हैं। दरअसल सूचना इसलिए दी जाती है कि ये घर है और घर के अंदर से 3 सदस्य निकल रहे हैं। 2 सदस्य इसी घर के हैं, एक सदस्य ऐसा होता है जो अनजान है और कहीं दूर का रहने वाला है। गांव वालों की नजरों में वो लगता है कि ये अचानक से इतनी सुबह सुबह घर से क्यों निकल के जा रहे हैं, क्या वो वाकई सचमुच घर से निकले थे या गांव वालों का वहम था। लेकिन किसी ने जाकर उस घर में जब झांक कर देखा और देखने के बाद जो पाया, एक कमरे में 3 लाशें पड़ी थी और दूसरे कमरे में भी 3 लाशें पड़ी हुई थी। यानी कि एक ही दिन में, एक ही रात में 6 कत्ल कर दिए जाते हैं। एक कत्ल होता है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है, नाम सत्यवान होता है। उसकी पत्नी जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, नाम पुष्पा होता है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम कन्हैया होता है, उम्र उसकी 5 साल होती है। एक बेटी होती है आरती जिसकी उम्र 4 साल होती है और एक बेटी होती है गुड़िया जिसकी उम्र 3 साल होती है। एक बेटी होती है प्रिया जिसकी उम्र 2 साल होती है। कातिलों ने जो इनको मारा वो किसी धारदार हथियार से उनकी गर्दन को काट दिया गया था, साथ ही उनके सीने पर भी, साथ ही उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कुल्हाड़ी या फिर धारदार हथियार जैसी वस्तु चलाई गई थी, जिसकी वजह से वो चाहता था कि जब ये उन्हें मारना चाहता था तो उसकी ये अंतिम इच्छा रही होगी कि इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। जैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 साल के या 3 साल के या 4 साल के या 5 साल के बालक का कितना वजूद होता है, उसको भी किसी भारी धारदार वस्तु से काटा गया था। जब ये खबर फैलती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल इतिहास के आईने में अगर झांक कर देखें तो कहानी शुरू होती है, इस गांव में एक फौजी होता है। फौजी का नाम होता है शिव सिंह, जो कि बताया जाता है कि सेना में ही उसकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, घर आ जाता है। उसकी एक पत्नी होती है, नाम आशा होता है। उसको 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम सत्यवान होता है, दूसरे बेटे का नाम गंभीर होता है, तीसरे बेटे का नाम कान्हा होता है और एक बेटी होती है, इसका नाम गायत्री होता है। जब फौजी की अचानक से ही मौत हो जाती है तो उसके बाद उसकी 4 बीघा जमीन होती है और 4 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन बड़े वाले के हिस्से में, 1 बीघा जमीन दूसरे वाले बेटे के हिस्से में और 1 बीघा जमीन तीसरे वाले बेटे के हिस्से में, और जो चौथी यानी कि 4 बीघा जमीन होती है, 1 बीघा जमीन उसकी पत्नी के हिस्से यानी कि आशा के हिस्से में आ जाती है। ये घर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। इस घर में कभी किलकारियां गूंजा करती थीं, लेकिन एक दिन अचानक ही जो 2 बड़े भाई होते हैं, एक का नाम सत्यवान होता है, दूसरे का नाम गंभीर होता है, इनको ये सूचना मिलती है कि मां आशा का किसी से अफेयर चल रहा है और मां आशा किसी से शादी करना चाहती है।
जैसे ही भाइयों को यह बात पता चली तो दोनों भाइयों ने सलाह मशवरा किया, मां अगर शादी कर लेगी तो 1 बीघा जमीन जो उसके नाम है वो उसी के साथ चली जाएगी, इसलिए मां का रहना अच्छा नहीं है। इसलिए उन दोनों ने मिलकर 2007 में अपनी मां का कत्ल कर देते हैं। मां का कत्ल हो जाता है, मामला पुलिस तक पहुंचता है। सत्यवान की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन जो दूसरा भाई होता है और उससे छोटा भाई कान्हा, उनकी तो शादी नहीं हुई थी। गंभीर यानी कि बीच वाला भाई और सत्यवान दोनों ने मिलकर अपनी मां का जब कत्ल कर देते हैं, पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज देती है। जब ये जेल में रहते हैं तो कुछ दिन के बाद बड़े वाले भाई को तो जमानत मिल जाती है, लेकिन छोटा भाई जेल में ही रहता है, सलाखों के पीछे रहता है। इसलिए बड़ा भाई अपने छोटे भाई से मिलने के लिए कभी कभी जेल आता था। उसकी जो जरूरतें होती थी, कपड़ा या कुछ भी और सामान, जैसे जेल में अक्सर लोग मिलाई करने के लिए जाते हैं, तो बड़ा भाई जब अपने छोटे भाई से मिलने जाया करता था तो उसकी किसी न किसी रूप में मदद कर दिया करता था। कुछ साल बीत जाते हैं, जो साल बीत जाते हैं उसके बाद फिर छोटे वाले भाई को भी जेल से जमानत मिल जाती है, वो भी बाहर आता है। और जब बाहर आता है तो पता चलता है कि जो उसके नाम 1 बीघा जमीन थी, उस 1 बीघा जमीन पर बेईमानी हो गई है। यानी कि उसके नाम नहीं बल्कि उसकी मां के नाम जो 1 बीघा जमीन थी, बाकी 1-1 बीघा जमीन तो तीनों भाइयों के हिस्से में बढ़ जाती है, मां के नाम जो 1 बीघा जमीन थी उसी जमीन को लेकर आपस में बातचीत करते हैं और पता चलता है कि वो जमीन बड़े वाले भाई ने अपनी ही पत्नी के नाम करवा दी है। और इसी बात को देखते हुए छोटे भाई से विवाद होना शुरू हो जाता है। विवाद जब इतना बढ़ जाता है तो सत्यवान कहता है अपने छोटे भाई से, जब तुम सलाखों के पीछे थे, जेल में थे, तो मैं तुम्हारी पैरवी कर रहा था, मैं तुम्हें जो मदद पहुंचाया करता था, तो समझ लो मैंने उसी जमीन से तुम्हारी मदद की है, इसलिए वो जमीन तो तुम्हें मिलेगी नहीं। और इसी बात को देखते हुए दोनों भाइयों के बीच में विवाद बढ़ने लगता है। 1 बीघा जमीन, कुछ इस तरह से इस पर विवाद बढ़ने लगता है कि एक भाई ने यह कहा कि मैं तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा गांव वाले दावा करते हैं, ऐसा मीडिया भी दावा करती है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये गंभीर सिंह अपनी बहन और साथ ही इसका एक दोस्त होता है जो बिहार का रहने वाला होता है, उस दोस्त के साथ घर में आते हैं। घर में आने के बाद रुकते हैं और जो भी खाना पीना बनाया जाता है, उस खाने पीने में बताया जाता है कि कोई नशीला पदार्थ था जो मिलाया गया और मिलाने के बाद सत्यभान, उसकी पत्नी पुष्पा, कन्हैया, आरती, गुड़िया, प्रिया, इन सभी को खाने में दे दी जाता है। लेकिन उस खाने को ये खुद नहीं खाते हैं। और रात का कोई मौका होता है, 8-9 मई 2012 की वो रात एक ऐसी रात थी कि धारदार हथियार से इस घर के 5 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें क्या 3 बेटियां होती हैं छोटी छोटी, एक बेटा होता है और पति पत्नी होते हैं। इनको मार दिया जाता है। इसके बाद पुलिस आती है, मामले की जांच पड़ताल करती है और जो इस महिला है, इनकी पुष्पा, जो उसके बच्चे और उसका पति मरा है, उसी के भाई महावीर ने जाकर निकटतम थाने में जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद इसे बताया गया कि मुझे ये सूचना मिली है गांव वालों की तरफ से कि घर से मैं 3 सदस्यों को जाते हुए देखा है और 3 सदस्यों में एक गायत्री है, उसका भाई जिसका नाम गंभीर है, साथ ही गंभीर का एक दोस्त होता है। उन तीनों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कर देता है। एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, सबूत जुटाने की कोशिश करती है। जिस चाकू से उनको मारा गया था, जिन कुल्हाड़ी से उनको काटा गया था, वो चाकू भी मिल जाता है। घर से कुछ ऐसी वस्तुएं थी तो चोरी कर ली गई थी, लूट ली गई थी, यानी कि कुछ ज्वेलरी वगैरह थी, वो भी पुलिस बरामद करने का दावा करती है। आखिरकार वो बरामद तो कर ली जाती हैं, लेकिन बरामद करने के बाद अब मामला ये अदालत में पहुंचता है, चार्जशीट लगाई जाती है और 20 मार्च 2017 को इसमें जो बहन होती है गायत्री, उसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिलते और जो दोस्त होता है वो उस वक्त नाबालिग था जब ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसलिए वो मामला जो दोस्त का होता है वो जुवेनाइल कोर्ट में चला जाता है और बहन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। बहन तो बाहर निकल जाती है, लेकिन कभी वो गांव नहीं जा पाई। जब भी कभी गांव जाने की कोशिश करते थे तो गांव का एक एक घर उसके लिए अपने घर की दहलीज को बंद कर लिया करते थे, दरवाजे को बंद कर लिया करते थे। और गांव वालों ने यह ऐलान किया कि कभी भी गायत्री इस घर के अंदर, इस गांव के अंदर कभी कदम न रखे, इसलिए वो कभी गांव जा नहीं पाई। इस बीच में जो उसका जो सबसे छोटा वाला भाई होता है कान्हा की भी शादी नहीं हुई थी जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। उसने अपनी जमीन को औने पौने दामों में बेचकर वो भी यहां से भाग जाता है। अब गांव में उस घर में कोई रहता नहीं था। अब एकमात्र एक व्यक्ति है गंभीर, जो सलाखों के पीछे है। लेकिन 20 मार्च 2017 को निचली अदालत ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद साक्ष्यों, जो भी दलील थी और उन दलील सबूतों के आधार पर ये मद्देनजर रखते हुए अदालत ने उस व्यक्ति को, उस गंभीर सिंह को सजाए मौत का हुक्म सुनाया और कहा कि जब तक ये मर ना जाए, जब तक इसकी सांस ना थम जाए, तब तक इसको फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए। अब मामला उच्च अदालत यानी कि हाईकोर्ट में पहुंच जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो वहां
इस फैसले को, निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाता है और कहा जाता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाए। लेकिन कोई भी अपराधी हो वो तब तक अपराधी नहीं माना जाता जब तक कोर्ट उसे डिसाइड ना कर दे, साबित ना कर दे। इसलिए उसके पास अपील करने के रास्ते होते हैं, पहले निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब गंभीर सिंह के पास एक रास्ता था सुप्रीम कोर्ट जाने का। वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और अपील करता है कि साहब उसने तो ये कत्ल किए ही नहीं है, उसको तो फंसाया गया है। जब ये दलील दी जाती है उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है तो बताया जाता है कि दूसरा सप्ताह फरवरी माह और साल था 2025, अदालत की तरफ से फैसला आता है कि अदालत जो चलती है वो सबूतों के आधार पर चलती है, दलीलों के आधार पर नहीं चलती। जो इस मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल की है उस जांच पड़ताल में बहुत भी तरह की खामियां हैं, लापरवाहियां हैं और इन खामियों के आधार पर किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए इस व्यक्ति को बरी किया जाता है, यानी कि 10 फरवरी 2025 को इस व्यक्ति को बरी कर दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि इस घर के अंदर जो कत्ल होते हैं, जो 6 हत्याएं एक रात में ही कर दी जाती हैं, तो ये हत्याएं किसने की हैं? अब इन हत्याओं के बाद में जो घर है वो पूरी तरह से बंद रहता है। हालांकि ये वादा किया गया था कि इस घर में एक विद्यालय खुल जाएगा, लेकिन विद्यालय खुला नहीं खुला। क्यों नहीं खुला, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, क्या रही हैं इसके बारे में मैंने मीडिया में जानने की कोशिश की, लेकिन वो जो सवाल थे मेरे वो मिल नहीं पाए। लेकिन ये बताया जाता है कि गांव के लोग उस घर के अंदर, उस दहलीज के अंदर ना तो किसी बालक को जाने देते हैं, ना ही किसी बड़े को जाने देते हैं, ना ही कोई महिला जाती है, जाने से डरते हैं। कहते हैं कि कोई भी इसके घर के अंदर ना जाए, इसके अंदर 7 लोगों की आत्माएं रहती हैं और इसलिए अगर कोई जाएगा तो इसकी जो आत्माएं हैं वो किसी पर चिपट सकती हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस तरह की भ्रांतियां हैं। जब कोई बाहर का कोई व्यक्ति आता है उस गांव में तो अक्सर उस घर को दूर से दिखाया जाता है, ये कहते हुए कि इस घर के इर्द गिर्द, इस घर के आसपास भी मत जाना, जाओगे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। पूरा गांव जानता है कि कत्ल किसने किए हैं, लेकिन पुलिस ने अगर ईमानदारी से उतनी अपनी शिद्दत से काम किया होता तो शायद कातिल कभी सलाखों से बाहर नहीं आता, क्योंकि अदालत कभी दलीलों पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर चला करती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको बताना है कि पुलिस अगर काश अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से करे तो इस तरह की खबरें कभी देखने को और सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। पूरे गांव में आज, पूरे गांव ही नहीं बल्कि तुर्किया के आसपास जितने भी इलाके के गांव हैं, हर जगह इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि 7 कत्ल किए हैं उसने, अपनी मां का, और भाई, भाभी और चार जो भतीजे होते हैं उनका कत्ल कर देता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। अब वो आराम से दुनिया जहां में घूमता रहेगा। हालांकि वो शायद उसको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जिस सम्मान का एक इंसान हकदार होता है।